गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम नितिन सांगवान सर की जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की नोट्स की सीरीज है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका लेक्चर नंबर 20 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत करेंगे, स्टोरी के फॉर्म में हम इसको पढ़ रहे थे और आज हम देखेंगे कि आखिरकार इश्यूज क्या रहे कोई दूसरी स्टेट्स के साथ में। जैसे कि हमने पहले देखा कि नॉर्थ ईस्ट के साथ में क्या इशू थे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो स्टोरी आगे बढ़ा के आज हम जानेंगे कि दूसरी स्टेट्स के साथ में क्या इशू थे। तो सबसे पहले बात करेंगे बंगाल के बारे में। देखिए, बंगाल में कम्युनिस्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग था, इसका काफी ज्यादा स्ट्रांग होल्ड था कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पे। इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले से ही था। और सीपीआई ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करे थे बहुत सारे बड़े बड़े मूवमेंट्स, ताकि जो भी दुख वगैरह हैं वर्कर्स के, जो भी ट्रेड यूनियंस के, पीजेंट्स के, है ना, ये सब दुख दर्द को दूर किया जा सके। इवन कांग्रेस को भी हरा दिया गया था इस स्टेट के अंदर 1967 के इलेक्शंस में। और यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जो है वो बनी थी, जिसमें कि सीपीएम का सपोर्ट जो है उनको मिला था। बट ये बहुत टाइम तक के लिए रहे ही नहीं और इस वक्त सीपीएम जो है इसने भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी पा ली थी। इस वक्त क्या था कि नक्सलिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था एंड यही था कि भाई यही चीज जो है ये फर्दर और ज्यादा पॉपुलर हो गई सीपीएम एज एन ऑल्टरनेटिव। और फाइनली ये बात कुछ 1977 की है, जब सीपीएम वहां पे पावर में आ गई और अगले 35 सालों तक यहाँ पे रही। अब आप समझ रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट अगर सीपीएम की कहें तो वो देख रहे हैं कितना इन्होंने टेनेंसी रिफॉर्म्स में जो है काफी ज्यादा काम किया। और जब ये पावर में आए तो इन्होंने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन बरगा। क्या नाम था? ऑपरेशन बरगा। ठीक है, इसको इन्होंने यहाँ पे देखिए नाम ये है, स्पेलिंग ये है, ऑपरेशन बर्गर को लॉन्च किया था, जिसने रिफॉर्म किया था टेनेंसी या फिर आप कह सकते हो ना जोतदारी सिस्टम जिसे बोलते हैं, उसे यहाँ पे रिफॉर्म किया था इन फेवर ऑफ बर्गादार्स या फिर शेयर क्रॉपर्स जिनको बोलते हैं, एक्चुअल कल्टिवेटर्स बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे इसमें और जमींदार या लैंड ओनर्स के बीच में जो रेंट वगैरह कलेक्ट करते थे, और साथ में दे वर नॉट एलिमिनेटेड कम्प्लीटली, इनको जो है जमींदार और लैंड ओनर्स को पूरी तरह से खत्म नहीं करा, बट इनका शेयर जो है वो लिमिटेड कर दिया। मतलब देखिए बहुत ज्यादा पहले एकदम एक्सप्लॉइट कर रहे थे ये सबको, तो एक्सप्लॉइट करना बंद कर दिया। अब इनका जो शेयर था वो लिमिटेड कर दिया गया, बिल्कुल रोल एकदम ही खत्म नहीं किया गया जमींदार का, लैंड ओनर्स का। इन्होंने सिक्योरिटी दी कि शेयर क्रॉपर्स की जो टेन्योर है, जिस वक्त तक वो काम करेंगे, उनको सिक्योरिटी दी। किसके थ्रू सिक्योरिटी दी? एक लॉ लेजिस्लेशन ला के लॉज वगैरह पास करे गए, जिसमें यहाँ पे जो शेयर होगा लैंड ओनर का उसे लिमिट किया गया, अनलिमिटेड नहीं ले सकते, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इस फील्ड में काम करा और इससे यहाँ पे इनकम और अच्छी होने लगी इन्हीं शेयर क्रॉपर्स की। अब रिफॉर्म जो है वो जोतदारी सिस्टम में, ये इसकी वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हुई। जब पीजेंट्स ही परेशान नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिविटी भी बढ़िया होगी, अच्छे से काम करेंगे, और इससे यहाँ पे दोनों ही जोतदार्स और शेयर क्रॉपर्स दोनों की इनकम बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। एक दूसरा कदम जो लिया गया यही सीपीएम के द्वारा, वो ये था अनअर्थिंग ऑफ बेनामी लैंड होल्डिंग्स। अब यहाँ पे था बेनामी लैंड होल्डिंग्स को यहाँ पे हटाना, विच वर अदरवाइज अबव एंड अबव लैंड सीलिंग। अब यहाँ जो बेनामी जमीनें थी ना, वो लैंड सीलिंग के ऊपर, जो लैंड सीलिंग उसके, भाई देखिए अगर मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, आपके कुछ कहा गया है कि आप इतनी जमीन से ज्यादा नहीं रख सकते। अब आपके पास इतनी जमीन तो है ही है, बाकी आपने कुछ जमीनें जो है वो किसी ऐसे इंसान के नाम कर दी हैं जिनके पास जमीनें नहीं थी और वो कुछ पता नहीं आता पता, बट आपने यहाँ पे उनके नाम पे जमीनें खरीद ली हैं। तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने सामने रिवील करी। ठीक है, तो ये एक चीज इन्होंने जो है करी थी। उसके बाद सरकार ने यहाँ पे सप्लीमेंट करे दो एक्टिविटीज, एक क्रेडिट एक्सपेंशन एंड हेंस ब्रिंगिंग देम आउट ऑफ क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। इन्होंने यहाँ पे बैंक्स के थ्रू क्या करा कि कहा कि भाई आप जाइए और इन पीजेंट्स वगैरह को और लोन्स वगैरह, क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करिए, ठीक है, ताकि ये जो मनी लेंडर्स के जाल में फंस जाते हैं, इंटरेस्ट पे लेते हैं, जिंदगी भर फंसे रहते हैं, वो इससे जो है वो बाहर निकल जाए। समझ रहे? तो ये काम किया गया। साथ में पंचायती राज सिस्टम के अंदर भी काफी रिफॉर्म्स लाए गए, और ये एक कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में एग्रीगेरियन रिफॉर्म से बहुत अच्छे रहे। रिकॉर्ड जो सीपीएम की सरकार का था, वो इसने कह सकते हो आप कम्युनल वायलेंस को भी काफी ज्यादा रोक का, जो ये बहुत ज्यादा कह सकते हो आपकी
बहुत ही अच्छी बात रही इनकी, है ना। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन की इम्पोर्टेंस रखी। और यहाँ पे अगर हम कहें कि जब बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था, बाबरी राइट्स हुए थे, पूरा जो देश था वहाँ पे कम्युनल राइट्स हो रहे थे, बवाल हो रहा था, तो यहाँ पे बड़ी ही शांति तरीके से इन्होंने चीज़ों को डील करके रखा हुआ था। हालांकि सीपीएम की सरकार जो है फेल हो गई मिजरेबली इन वन एरिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए बहुत अच्छा नहीं कर पाई, और ये कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी भी नहीं इसके लिए ला पाई। तो ये एक दिक्कत रही वहाँ की सरकार में। बाकी देखिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। अब उसके बाद आता है एक इशू कश्मीर का। तो आप यहाँ देखिए कि कश्मीर का इशू एक बहुत बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कश्मीर का इशू सिर्फ एक डिस्प्यूटेड जगह नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बट ये आप कह लीजिए कि हर जगह एक्सटर्नली भी, चाहे इंटरनल डायमेंशन हर तरफ से देखें तो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हर एक कंट्री कूद पड़ती है फिर इसमें कोई भी बात होती है तो। इसमें इशू था कश्मीरी आइडेंटिटी का, जिसे हम लोग कश्मीरियत कहते हैं, और एस्पिरेशंस लोगों की जम्मू एंड कश्मीर के अपनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की, कि हमें यहाँ पे आज़ादी चाहिए, अपनी अपनी चीज़ें हम खुद देखेंगे। अब यहाँ पे इशू क्या आ गया था? इशू आ गया था सेकुलर प्रिंसिपल वर्सेस टू नेशन थ्योरी का, और ऑलरेडी ये देख रहे हैं पाकिस्तान को हम यहाँ अलग करके अब कोई और झंझट दूसरा नहीं चाहते थे। ये इशू था नेशनल इंटीग्रेशन का, कि देश यहाँ पे टूट जाएगा, फिर ऐसे तो एक हटेगा तो सब हटेंगे। और इस इशू से रिलेटेड यहाँ पे डिबेट हुई ओवर प्रॉपर्टी ऑफ स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट। ये जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, इससे यहाँ पे प्रपोक हुए दोनों ही, दो ऑपोजिट रिएक्शन आए सामने। यहाँ पे एक ऐसे लोग थे, ऐसी जनता थी जो कि आउटसाइड, जो कि बाहर थी जम्मू एंड कश्मीर की, इसका मानना ये था कि स्पेशल स्टेटस स्टेट को जो दिया गया है बाय आर्टिकल नंबर 370, ये अलाउ नहीं करता है कि ये पूरी तरह से हमारे भारत के अंदर एज एन स्टेट इंटीग्रेट हुई है। और ये सेक्शन फील करता है कि जो आर्टिकल नंबर, मतलब ये जो जनता थी, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल था, वो ये फील करता था कि जो आर्टिकल नंबर 370 है, ये यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए, और जम्मू एंड कश्मीर को बाकी जैसी स्टेट्स हैं इंडिया की, उनको उसी तरह का दर्जा देना चाहिए। ये उस समय की बात है, अब तो खैर हो गया। एक दूसरा सेक्शन भी था, ज्यादातर उसमें कश्मीरीज थे। उनका मानना ये था कि ऑटोनॉमी जो कि दी गई है आर्टिकल नंबर 370 के अंदर, वो अभी भी कम है, इनफ नहीं है जितनी वो चाहते हैं। और स्पेशल फेडरल स्टेटस जो कि आर्टिकल 370 गारंटी करता है, ये सही नहीं है, इसमें और बढ़ाओ। ये हैड बीन इरोडेड इन प्रैक्टिस, है ना, ये प्रैक्टिस में नहीं है, चीजें जो है लागू नहीं कर पा रहे हैं हम, जो मेन प्रैक्टिकली बात करें तो। इससे क्या हुआ कि ये हुआ कि इससे डिमांड उठने लगी कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, और हमें थोड़ा और ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी चाहिए। अब हमें पास जो पावर है उससे भी ज्यादा अब हमें पावर दीजिए, ये डिमांड्स उठने लगी। ये समझा गया कि जो डेमोक्रेसी है, जो कि बाकी सारी इंडिया में प्रैक्टिस करी जा रही है, हमारा पूरा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो सेम तरीके से इस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं अप्लाई हो रही है, नहीं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो रही है। हालांकि वक्त के साथ साथ जो स्पेशल स्टेटस था वो धीमे 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 खत्म होता गया, और जुरिस्डिक्शन कई सारी यूनियन इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का, या फिर आप कह सकते हो इलेक्शन कमीशन का, साथ में ऑडिटर जनरल वगैरह का, ये सब का सब इस स्टेट में खैर फिर एक्सटेंड होने लग गया कुछ वक्त के बाद। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जैसे कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह, ये सब भी स्टेट्स के अंदर एक्सटेंड होने लगी। और सेम तरीके से पार्लियामेंट भी अब लॉज वगैरह, अब तो खैर नहीं कहेंगे, प्रेसिडेंट रूल वगैरह होने लग गया, अब तो खैर पूरा ही अपने अंदर आ गया, तो अब एक अलग की बात हो गई। ठीक है। उसके बाद भाई दूसरा जो एक इशू था वो था कि इस जगह पे इंसर्जेंसी का बढ़ना। ये इंसर्जेंसी का भी इशू कम तो था नहीं। ज्यादातर जो पीरियड 1953 से लेके 74 के बीच का था बच्चों, तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस अपनी पॉलिटिक्स पे अपनाई थी इस स्टेट के अंदर। साथ में अगर हम बात करें 1987 के असेंबली इलेक्शंस जो यहाँ पे हुए थे, तो ऑफिशियल रिजल्ट ये शो करते हैं कि वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़े पैमाने पे जीती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या थी? कांग्रेस का अलायंस था, और यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला जो है वो एक रिटर्न हुए थे एज चीफ मिनिस्टर के तौर पर। बट ये भी मानने वाली बात थी, ये भी माना जा रहा था बहुत बड़े लेवल पे कि जो रिजल्ट्स हैं वो कोई पॉपुलर चॉइस नहीं दिखाते जो जनता चाहती है, और जो पूरा ही इलेक्शन है वो कुछ गड़बड़ी है उसके अंदर।
साथ में एक पॉपुलर रिसेंटमेंट, एक बवाल शुरू हुआ है, ऑलरेडी चल ही रहा था स्टेट के अंदर। ये था कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, और ये स्पेशल स्टेटस को डाइल्यूट करने के लिए जो बात थी ना अर्ली 1980 से, ये बवाल तो ऑलरेडी स्टेट के अंदर चल ही रहा था। और अब ये क्या हो रहा था, अब ये और जो इस समय जो बवाल चल रहा है उसके साथ जो वहां पे जो फीलिंग ऑलरेडी है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, है ना, इससे और ज्यादा चीजें यहाँ पे सेंटर के साथ में गड़बड़ सड़बड़ होने लगी। और इससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल क्राइसिस कश्मीर में आ गई, जो और ज्यादा खतरनाक होने लग गई जब इस जगह पे जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी बढ़ने लगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक तरीके से सारी प्रॉब्लम्स कनेक्टेड थी। अब क्या हुआ, बाय 1989, है ना, 1989 तक कह लो, कि अब जो स्टेट है ये मिलिटेंट मूवमेंट के हाथ में चली गई थी। बहुत सारे मिलिटेंट मूवमेंट होने लगे थे, और मिलिट्री सपोर्ट था पाकिस्तान से। मिलिट्री जो पाकिस्तान की थी वो सपोर्ट कर रही थी ऐसे मूवमेंट को कि चलो तुम इंडिया में बवाल मचाओ, तुम्हें सपोर्ट करते हैं। लाखों कश्मीरी पंडित को यहाँ पे फोर्स करा गया कि वो स्टेट को छोड़ दें इस पीरियड के टाइम पे, और यहाँ पे कई सारे नंबर ऑफ इयर्स तक स्टेट जो है वो काफी टाइम तक राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल के अंदर रही, और साथ में इफेक्टिवली जो है वो कंट्रोल में रही आर्म फोर्सेस के। कैसी सिचुएशन कंट्रोल होती, ऐसी कंट्रोल हो सकती थी, ये दिक्कत आई था। और पूरे पीरियड में फ्रॉम 1990 जो जम्मू एंड कश्मीर है उसने बहुत वायलेंस देखा, बहुत बवाल देखा, इंसर्जेंट्स इतने बवाल देखते गए, ठीक है, आर्मी एक्शंस वहां पे होते गए, बहुत दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिलती चली गई। और असेंबली की अगर हम बात करें, असेंबली इलेक्शन जो कि स्टेट में थे वो हुए यहाँ पे 1996 में, जिसमें क्या हुआ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसे लीड कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला, ये पावर में आ गए, और डिमांड इसमें आई रीजनल ऑटोनॉमी की जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर ने ना बच्चों बहुत ही फेयर इलेक्शन देखे हैं 2002 में ही। 2002 में इसने काफी फेयर इलेक्शन देखे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे फिर जीत नहीं पाई उस समय मेजोरिटी से, है ना, डिड नॉट फेल टू विन अ मेजोरिटी, एंड इसको रिप्लेस कर दिया गया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। और कांग्रेस के कोलिजन गवर्नमेंट से, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी प्लस कांग्रेस का एक गठबंधन था, उसके इन दोनों के गठबंधन से यहाँ पे नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है इसे यहाँ पे जो है वो रिप्लेस हो गए। लोग तब भी कह रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे कि भैया हम बैकवर्डनेस है ना, यहाँ पे ये है, नेग्लेक्ट मतलब हम अभी भी पिछड़े हैं, अभी भी हमारी चीज़ों को भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लोग कंप्लेन कर रहे थे। इसलिए डिमांड जो है वो इंटर स्टेट ऑटोनॉमी की ये यहाँ पे शुरू हो गई, है ना, उतनी ही तेज शुरू हुई जैसे कि स्टेट ऑटोनॉमी की थी, वैसे इंटर स्टेट ऑटोनॉमी की शुरू हो गई। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेट थी जिसमें दिक्कत थी वो थी हमारी स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, पंजाब की स्टेट। अब पंजाब में तो आप जानते हैं कि ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो शुरू हो गए थे 1980 से। इवन अगर आप कहें ना तो कम्युनल नेचर में थे इस वक्त, और अगर हम कम्युनलिज्म की हिस्ट्री देखें तो कितनी पुरानी हो गई, ब्रिटिशर्स के टाइम की हो गई, कॉलोनियल के टाइम, राज के टाइम की हो गई। अब जैसे ही हम आज़ाद हुए, बहुत सारे सिख लीडर्स ने ये एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए, ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे साथ जो है भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, किसमें, नेशनल लीडरशिप में। दो इश्यूज जो कि यहाँ पे मेन डोमिनेट कर रहे थे स्टार्टिंग के सालों में, वो ये था इशू ऑफ लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा था एजुकेशन का इशू। भाई जो हिंदू कम्युनलिस्ट थे वो चाहते थे हिंदी, और जो सिख कम्युनलिस्ट थे वो चाहते थे गुरुमुखी हो जाए। दूसरा इशू जो था, जो मैंने आपको बताया, दूसरा इशू ये था डिमांड फॉर अ सेपरेट पंजाबी सूबा। ये आप जानते हैं ये बड़ी दिक्कत रही थी स्टार्टिंग से ही, डिमांड थी सेपरेट पंजाबी सूबा की, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे होगा, और ये एक्चुअली नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, विच वाज एक्चुअली नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंड वाज रिजेक्टेड बाय स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एज वेल। क्या मामला क्या था कि देखिए यहाँ पे ये था कि डिमांड हो रही थी कि हमें एक सेपरेट पंजाबी सूबा चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पे, जो कि एक्चुअली लैंग्वेज के बेसिस पे था नहीं, बट ये रिलीजन के बेसिस पे था, ठीक है, और इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा भी, है ना, ये कमीशन बनाई गई थी स्टेट को अलग अलग करने के लिए। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में इसी लेक्चर्स में पढ़ाया है। खैर, उसके बाद बात आती है अकाली दल की। तो अकाली दल ने रिप्रेजेंट करा खुद को, एक सोल गार्जियन बताया कि भैया सिखों की हम तो यहाँ पे जो है रक्षा करने के लिए हैं, और यहाँ पे इसने यूज, अकाली दल ने यूज करा SGPGs का कंट्रोल ओवर गुरुद्वारा, ताकि यहाँ पे वहां से भीड़ को, क्राउड्स को अपने पास ले आए, इकट्ठा करे अपने जो काम है उसके अंदर।
नेहरू ने काफ़ी कोशिश करी कि हम एक साथ आएँ, किसी तरीके से जो अकाली दल की डिमांड के साथ मिले, और भई व्हिच वर इन सेक्युलर इन नेचर, व्हिच वाज़ आल्सो सीन बाय हिंदू कम्युनिस्ट एट टाइम एज़ माइनॉरिटी अपीसमेंट। अब सुनिए, यहाँ पे सुनिए कि पहले क्या था, जो डिमांड थी लैंग्वेज की और जो सेपरेट पंजाबी सूबा की, वो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने ऑलरेडी इनकी पूरी कर दी थी 1966 में, ठीक है। अकाली ने हालांकि तब भी जो है मेजोरिटी नहीं पाई 1967 के इलेक्शंस में, और ना ही ये कोई डोमिनेंट फोर्स बन के निकले, क्योंकि भैया जैसा ये चाहते थे वैसा इनके साथ भी एज दे हैड इनविसाज, जैसे उन्होंने सोच रखा था, चीजें सोची थी, वो हुई नहीं, है ना, इमर्ज ही नहीं हो पाए डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे। और रिजल्ट के तौर पे क्या करा इन्होंने, फिर से अब की जो कम्युनल डिमांड करी वो और स्ट्रॉन्गर करी, और इस बार क्या था कि इस बार भी ये इन्होंने एक सेपरेट एजेंडा लेकर आया जो काफी ज्यादा स्ट्रिडेंट बन गया 1980s में, ठीक है। पहले जीत ही नहीं पाए तो फिर इन्होंने कहा ऐसे कैसे खत्म कर दें। तो पहले क्या था कि 1973 में जो वन ऑफ द अकाली दल हैड आल्सो सबमिटेड अ रेजोल्यूशन, इनमें से एक अकाली दल ने जो है वो सबमिट किया था एक रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का नाम था बच्चों, यहाँ पे देखिए, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, ठीक है। सरकार को ये इनके द्वारा जो है वो सबमिट किया गया था, और इसमें कई सारी डिमांड्स थी। जैसे इसमें ये था कि हम यहाँ पे रिवर वाटर को शेयर नहीं करेंगे, ये चंडीगढ़ के कंट्रोल को लेके बात थी, उसके साथ कि हम कुछ एक बड़ा कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं। अब देखिए, अकाली जो मिलिटेंसी चली थी, इसके साथ साथ टेररिज्म, जिसे जर्नैल सिंह का आपने नाम सुना होगा, जर्नैल सिंह भिंद्रानवाला, इनके द्वारा टेररिज्म भी फैलाया जा रहा था, है ना, पंजाब में। और ये 1981 से इन्होंने शुरू कर दिया था एज कल्मिनेशन ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। समझे, अब ये गंदी चीजें कर रहे हैं, अब ये कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ चीजों को ले जाने लग गए थे। इसे सपोर्ट भी कर रहे थे पंजाबी कांग्रेस और स्पेशली जियानी जैल सिंह के द्वारा, ताकि अकालीस को जो है वो काउंटर कर सकें। तो आपस के चक्कर में ही ये जनता की बर्बादी कर रहे थे, बट बाद में ये बन गए एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर। और अगर हम देखें तो कई सारे अकाली, निरंकारी, इवन कांग्रेस लीडर्स को मार डाला गया था इन जो ये आपके जरनैल सिंह हैं इनके द्वारा, है ना। इसके साथ कुछ जर्नलिस्ट, कुछ और लोगों को भी मार दिया गया था। अब ये जो जरनैल सिंह थे, ये यहाँ पे गोल्डन टेम्पल में घुस गए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड बहुत ही लंबे वक्त तक इन्होंने इस कैंपेन को करा, वहां से गोल्डन टेम्पल से बैठ के करा, समझ रहे हैं। और ये कैंपेन बढ़ता चला गया, मतलब एक कह सकते हो आप कि दिस कैंपेन वाज ग्रोइंग हाईली फंडामेंटलिस्ट। ये फंडामेंटलिस्ट होता जा रहा था, एंटी नेशनल हो रहा था अपने कैरेक्टर में। आप तो हरकत देख रहे हैं, मारना पीटी जहाँ पे होती है वहां पे चीजें एंटी नेशनल तो होनी है, तो एंटी नेशनल होने लग गई। और यहाँ पे 1983 से जो हिंदूज थे इनको अब टारगेट बना दिया गया बहुत बड़े लेवल पे, बैंकों को लूटा जाने लग गया, कई सारे लोगों को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मार दिया गया इन द प्रीमाइस ऑफ गोल्डन टेम्पल। अब आप बताइए, गोल्डन टेम्पल यहाँ पे हब बन गया था, आर्म स्मगलिंग यहाँ पे होने लग गई थी, ट्रेनिंग सेंटर बन गया था टेररिस्ट का, और यहाँ पे सेंटर बन गया था पैरेलल गवर्नमेंट का। मतलब आप समझ रहे हैं, अलग अलग की सरकार अलग से वहां से चल रही थी, उन्होंने एक तरीके से उसको अड्डा बना लिया था इतनी पवित्र जगह को। तो हुआ क्या कि इंदिरा गांधी ने यहाँ पे मना कर दिया कि कोई भी स्टर्न एक्शन नहीं लेंगी इन फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स। मतलब इन्होंने 1981 से लेके 84 तक के लिए कोई भी जो है मजबूत एक्शन लेने से मना कर दिया इंदिरा गांधी ने। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इसने यहाँ पे इनकरेज कर दिया टेररिस्ट को, ग्रेट डील, बहुत और टेररिस्ट बढ़ गए। इस समय क्या हुआ था कि पाकिस्तान तो मौका छोड़ता नहीं था, आप जानते हैं, पाकिस्तान ने भी यहाँ पे भाई बहुत चीजें शुरू कर दी, और बहुत ही गलत तरीके से, डेंजरस तरीके से शुरू करी। जैसे कि भाई हिंदू और सिख की टेंशन भी इस समय बहुत हाई लेवल पे थी, पाकिस्तान भी इन लोगों को सपोर्ट करने लग गया था, सिचुएशन ऐसी आ गई थी, डेड एंड वाली सिचुएशन आ गई थी। और सरकार को इसलिए यहाँ पे आर्मी को बुलाना पड़ा ताकि गोल्डन टेम्पल से इन मिलिटेंट्स को बाहर निकाल के फेंका जा सके। तो एक सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ गया इसके अंदर, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, आप समझे। और ये हुआ था जून 1984 में। हालांकि जो मिलिटेंट्स थे वो बहुत ज्यादा नंबर में थे, और जब आर्मी ने पूरा ये जो गोल्डन टेम्पल का पूरा एरिया था उसे जब सीज करा, जब इसे यहाँ पे जो है चारों तरफ से इसको जो है सीज कर दिया, तो कई सारी जो भाई मासूम लोग भी थे उसमें, डिवोटीज भी थे, वो अंदर बेचारे गए फंस। अब हुआ क्या कि क्रॉस फायर जब होने लगी, दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, तो बिल्डिंग जो टेम्पल की थी वो बुरी तरह से हो गई डैमेज, और फाइनली जो सारे मिलिटेंट्स थे वो या तो मर गए और या तो उनको पकड़ लिया गया।
अब देखिए हुआ क्या कि जब यहाँ पे इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, जब इन्हें मार डाला गया, तो यहाँ पे कम्युनल राइट्स होना शुरू हो गए और इसके चलते यहाँ पे हजारों सिखों को भी मार डाला गया दिल्ली के अंदर, साथ में बाकी सारे पार्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि ये बोल के कि भाई सिख ने ही यहाँ पे इंदिरा गांधी जी को मारा है। खैर, जब राजीव गांधी जी यहाँ पे पावर में आए तो जो बड़े बड़े जाने माने जो जेल लीडर्स थे उनको यहाँ पे रिलीज कर दिया गया, जेल से बाहर निकाल दिया गया और जो पॉलिटिकल क्लाइमेट थी वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हुई, थोड़ा शांत हुई और इलेक्शंस इसके साथ हुए 1985 में। कब हुए? 1985 में इलेक्शंस हुए, जिसमें अकालीज जो है वो जीत गए, वो विनर साबित हुए। हालांकि अकाली आप कह सकते हो कि ये जो आपका टेररिज्म वगैरह था इसे यहाँ पे जो है नहीं ठीक कर पाए थे और यहाँ पे सुरजीत सिंह बरनाला जो है इनकी गवर्नमेंट जो थी वो डिसमिस हो गई थी 1987 में। ठीक है, जनता को चाहिए था कि टेररिज्म यहाँ पे ना हो और खैर जब वही काम नहीं हो पाया तो इनकी जो सरकार थी वो यहाँ पे डिसमिस हो गई। अब जो खालिस्तान वाला मूवमेंट था, ठीक है, खालिस्तान वाला मूवमेंट था वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि यहाँ पे भाई जो अगर हम कहें कि आज भी यहाँ पे खालिस्तान वाला इतना जो है उठा रहता है। अगर हम उस समय देखते तो उस समय तो बिल्कुल नया नया इशू था, तो ये तो और ज्यादा बढ़ रहा था। और यहाँ पे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, यहाँ पे ये कोई जो है स्ट्रैटेजिक गेन्स नहीं जो है कर पाई थी जो कि किए गए थे ड्यूरिंग द ऑपरेशन ब्लू स्टार, एज राजीव गांधी इवन हैड लेड सेंट्रल गवर्नमेंट फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अब राजीव गांधी जो ये लीड कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट को उस वक्त, वो भी प्रेसिडेंट रूल जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उसका भी यहाँ पे इसका एडवांटेज, इसका फायदा नहीं ले पाए थे। और ये सिर्फ और सिर्फ नरसिम्हा राव की जब सरकार आई है ना, तो नरसिम्हा राव की सरकार में ही ये हुआ है कि जो बेअंत सिंह लेड कांग्रेस गवर्नमेंट थी इस स्टेट के अंदर, उसने काफी फर्म, काफी शांति से एक स्टैंड लिया इस टेररिज्म के अगेंस्ट और टेररिज्म फाइनली हटा दिया गया पंजाब से बाय द एंड ऑफ 1993। समझे? बट इसकी कीमत कम नहीं थी। टेररिज्म तो हटा पंजाब से, बट इसके लिए मैं आपको बताऊं कि 1500 से ज्यादा पुलिस वालों की जान चली गई, उसके साथ कुछ लीडर्स जो कि सीपीआई थे उनकी की जान चली गई, साथ में कुछ लीडर्स सीपीएम के थे उनकी भी जान चली गई, इवन जो यहाँ पे कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह थे इनकी भी जान इन्हें गंवानी पड़ी, तब जाके टेररिज्म यहाँ पे खत्म हुआ। अब देखिए, कम्युनलिज्म और टेररिज्म पंजाब के अंदर ये जो है कुड बी सप्रेस्ड बिकॉज, क्यों दबाया जा सका, क्यों यहाँ पे खत्म हो पाया? आपको मालूम है कि कम्युनलिज्म और टेररिज्म पंजाब के अंदर कैसे दबाया गया, क्यों दबाया गया? इसलिए दब भी पाया, मतलब यहाँ रीजन है कि क्यों कैसे दब पाया। दब इसलिए पाया क्योंकि जो आम जनता थी, आम आदमी था, उसने इस जो कम्युनल आइडियोलॉजी के व्यूज थे उस पर रजामंदी नहीं दिखाई थी। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इस जो है ऐसा करने का, हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह करने का, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। बल्कि यहाँ पे अगर बताएं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पंजाब है इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है सेकुलर मूवमेंट्स की। यहाँ पे ऐसा कभी नहीं रहा है कि एक ही धर्म रहा हो, है ना। काफी सारे धर्म यहाँ रहे हैं और बहुत ही हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो बहुत ही शांति से यहाँ चीजें बहुत ही मजे में रही हैं। और लीडरशिप, चाहे आपको गदर पार्टी कह लो, चाहे आप किसान जो है कीर्ति किसान मूवमेंट कह लो, चाहे वो भगत सिंह को कह लो, एक काफी अच्छी खासी इनकी कम्युनिस्ट प्रेजेंट थी और ऐसे बहुत सारे। अब लोग जो है ये डिफरेंशिएट कर रहे थे कि जो सेसेशनिज्म है और फंडामेंटलिज्म है ये सिनोनिम नहीं है विद रिलीजियस कॉज। तो इसलिए यहाँ पे इस बारे में लड़ना आके, है ना, कि भैया ये हमें दे दो, हम अलग होना चाहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रिलीजन के बेसिस पे। तो जब आम जनता, आप चाहे केस ले लीजिए, जो है हैदराबाद का केस ले लीजिए, चाहे आप कश्मीर का केस ले लीजिए, तो सालों साल से यही हमको इतिहास बताता है कि जो जहाँ पे जो जनता रहती है, जो जनता चाहती है वही होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर इन मेजोरिटी, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके अंदर हमें इस पार्ट में करी। तो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Surfaias, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take